ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मणिपुर विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। मणिपुर में पहले चरण का 38 विधानसभा सीटों का मतदान पूरा हो चुका है और विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कल होगा, जो कि 22 सीटों पर होना है। दीपक जी, हम सबसे पहले चर्चा पहले चरण से ही शुरू करते हैं। पहले चरण में अच्छा खासा मतदान हुआ मणिपुर में और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 12 पोलिंग बूथ पर रिपोल भी होगा। तो जो पहले मतदान का परिदृश्य रहा, गतिविधियां रही, उस पर आप टिप्पणी दें। पहले चरण में 38 सीटों पे चुनाव हुआ था और उसमें चुनावी हिंसा भी हुई। पार्टियों के वर्कर्स की आपस में झड़प हुई, जिसमें कुछ ईवीएम्स को भी डैमेज कर दिया गया। उसमें 2 लोग भी अरेस्ट हुए हैं ईवीएम डैमेज करने के लिए। अब जो कल चुनाव होने जा रहा है, उसके साथ साथ 12 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा चुनाव होगा। ये 12 पोलिंग स्टेशन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हैं इम्फाल ईस्ट, कांपोपी और चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट। इसमें जब ये ईवीएम कहीं पे मशीन खराब हुई, कहीं पे डैमेज कर दी गई, कहीं प्रॉक्सी वोटिंग का एलिगेशन लगा, उसके देखते हुए जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं राजेश अग्रवाल ने अनाउंस किया कि 12 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा चुनाव होगा। इनमें से एक पोलिंग स्टेशन है खुंदरकपम, एक पुलिस स्टेशन है सैतू असेंबली में, एक है थानलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में और 5 पोलिंग स्टेशन है हैंडलेप कॉन्स्टिट्यूंसी, जो चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर ऐसे ही 2 पोलिंग स्टेशन हैं जो सिंगात कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। सिंगात और हैंडलेप ये सब चूड़ाचांद डिस्ट्रिक्ट में ही है, चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में ही। सैतू भी वहीं ही है। जबकि डिमांड थी वहां के कैंडिडेट्स की और वर्कर्स की कि 30 पोलिंग स्टेशन में दोबारा चुनाव किया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया उसमें 12 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा चुनाव होगा। दूसरे चरण की अगर हम चर्चा करें तो 22 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जिले ज्यादा हैं पिछले बार के मुकाबले और इनमें भारतीय जनता पार्टी और एनपीएफ, एनपीपी, कांग्रेस, सीपीआई और सभी जो छोटे दल हैं वो शामिल हैं। आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि प्रत्याशी किस किस तरह से चुनावी मैदान में अलग अलग राजनीतिक दलों के। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, कल 6 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होगा, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो वैली में है, इम्फाल वैली में, और 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिल्स में आते हैं। वो 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है। बाकी जो वैली है वो जनरल कैटेगरी में है। वैली के जो डिस्ट्रिक्ट हैं 2, एक तो है थोबाल। थोबाल में 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और दूसरा जो वैली का डिस्ट्रिक्ट है वो है जिरीबाम, जिसमें सिर्फ 1 सीट है। फिर आते हैं ट्राइबल एरिया जो है चांदेल। चांदेल में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उखरूल में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और सेनापति डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तमेंगलोंग में 3 डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो ऐसे ये वैली और ट्राइबल एरिया में कल चुनाव होगा और ये सारी 22 सीटों में से सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पे स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है, सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदेल, यहां से मिस्टर लोंगू पुरलिंग अनाल जो एनपीएफ से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं एसएस ओलिश जो बीजेपी पार्टी के हैं। भाजपा और एनपीएफ का सीधा मुकाबला है। दूसरा है नुंगबा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें दिंगांग लुंग गांगमई जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके अगेंस्ट है गाइखांगम जो कांग्रेस के जाने माने उम्मीदवार हैं और हमेशा जीतते आए हैं इस सीट से। अब ये देखना होगा कि इस बारी वो फिर अपनी जीत बना सकते हैं या फिर बीजेपी के सामने हारेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे थोबाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो थोबाल डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के हैं ओक्रम इबोबी सिंह, उनका मुकाबला 4 कैंडिडेट्स के साथ है। उनके खिलाफ लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लाइथन थेम बसंता सिंह, फिर है इरोम चौबा सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, फिर चौथे हैं कौनसम माइकल सिंह जो शिवसेना के प्रत्याशी हैं। इबोबी सिंह जी 3 बारी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस सीट से जीतते ही आ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने सबसे ज्यादा लीड से सीट जीती थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 10,000 से ज्यादा वोट से हराया था, मगर इस बार देखना होगा क्या वो अपनी बढ़त बरकरार रख सकते हैं या हारते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबकी नजर इस पे टिकी हुई है। और इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताऊं, जो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है
वोटर के हिसाब से, वो है हियांगलम। इसमें सिर्फ 27,926 वोटर्स हैं, जिसमें से मेल जो हैं वो 13,755 हैं और फीमेल्स हैं 14,171। ये तो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है माओ। माओ जो है शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसी है। माओ नागा रहते हैं वहां पे और ये बिल्कुल नागालैंड बॉर्डर से जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें 55,735 वोट्स हैं, जिसमें जो मेल हैं वो हैं 27,787 और फीमेल हैं 27,948। तो इन सब चुनावों पे बहुत रोचक स्थिति बनी हुई है। आपने जैसे पहले चरण में देखा लगभग 88% वहां वोटिंग हुई। तो लोग वहां के पॉलिटिकली बहुत कॉशियस हैं और चुनाव में हमेशा भाग लेते हैं। बिल्कुल। और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इस बार भी इस चरण में 22 के 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं उधर छोटे छोटे दल भी हमारे सामने हैं, जैसे कि अगर मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जिक्र करूं तो 3 उम्मीदवार हैं और इस तरह से राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और सीपीआई से भी एक उम्मीदवार। तो मैं एक छोटा सा ब्यौरा चाहूंगा आपसे इस संबंध में। देखिए, छोटी पार्टीज अगर आप पिछला चुनाव देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट जीती थी और उसको सरकार में भागीदारी करने का हिस्सा मिला, मंत्री पद मिला। उसको देख के ये जो छोटी पार्टियां हैं वो इनकरेज हुई हैं कि वो भी अपना भाग्य आजमाएं यहाँ पे। क्योंकि एक तरफ आप देखें, अगर ये चुनाव है बीजेपी वर्सेस ऑल, जो इनकी अलाइज भी थी पहले वो अलग हो गई हैं, जैसे एनपीएफ, एनपीपी, ये सब अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक नागाज की बात है, देखिए जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें हिल एरिया डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें नागाज रहते हैं और उनका वोट ज्यादा है। तो इसलिए एनपीएफ ने जहां पे उनको लगता है कि सिर्फ नागा ही उनके लिए आएंगे, आगे सपोर्ट करेंगे, उन्होंने 10 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। नागा पीपल्स फोरम, पिछली बार वो बीजेपी के एलाई थे और सरकार में भी उनकी भागीदारी थी। छोटे दलों का आपने जिक्र किया, तो इस बार जैसे कि हम जेडीयू की बात करें, वो भी अपना भाग्य आजमा रहा है। शिवसेना, एनसीपी, ऐसे दल भी हैं। तो जो यहाँ के स्थानीय दल हैं वो तो एक तरफ, लेकिन जिनका प्रभाव जिन पार्टियों का दूसरे राज्यों में है, वो मणिपुर में कैसे अपने राजनीतिक भविष्य को देख रही हैं? देखिए, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उसमें जब देखिए, एक आपको मैं पूरी पिक्चर समझाना चाहूंगा। जब बीजेपी पिछली बार 21 सीट जीत के आई थी, तो उन्होंने एनपीएफ और एनपीपी, एलजेपी और कुछ इंडिपेंडेंट्स को लेके सरकार बनाई थी। उसके बाद कांग्रेस के लोग अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर गए। इस चुनाव में जब टिकट देने की बारी आई थी, तो बीजेपी अपने खुद के कैंडिडेट्स को सबको नहीं दे पाई टिकट, क्योंकि प्रायोरिटी थी कि जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के यहाँ बीजेपी में आए थे उनको टिकट देनी जरूरी थी। तो वो सब देखते हुए जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, कुछ लोग चले गए एनपीपी में, कुछ लोग चले गए जेडीयू में। जी। तो जेडीयू हालांकि अभी तक अपना खाता खोलने में असफल रही है मणिपुर में। हमेशा उनकी कोशिश रही है कभी इलेक्शन लड़ते रहो। फिर दूसरी बात ये भी होता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन की फिगर्स के लिए कैंडिडेट इधर उधर फिल करती रहती हैं। एक ये भी कारण है। बिल्कुल। तो देखना होगा कि 10 मार्च को क्या नतीजे सामने आते हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से क्षेत्रीय दल अपनी भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में, या फिर जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़े राजनीतिक दल हैं उनका क्या प्रदर्शन रहता है। दीपक जी, आपसे मणिपुर राज्य पर आगे भी चुनाव पर चर्चा जारी रहेगी। आप आज कार्यक्रम में जुड़े, आपने चुनाव पर विश्लेषण दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। अभी आप सुन रहे थे मणिपुर विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।